बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाजरीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाजरीन, जहां पूरे मुल्क में इस रिसेंट पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग के बाद मफाहमत की बात हो रही थी, मामलात को आगे लेकर चलने की बात हो रही थी, ऑब्वियसली वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट रखती है, एक बड़ी सियासी जमात है। बट एट वंस आज अब से कुछ देर पहले जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे थे तो अली बिन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उससे पहले अलीमा खानम साहिबा की स्टेटमेंट आ चुकी थी, आज भी उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। दो के फिर जेल के अंदर से भी पैगाम आया, जज साहब जो ट्रायल कर रहे थे, जिस केस की समाअत थी, और अंदर से भी पैगाम आया कि अलीमा खानम साहबा को अंदर आने दिया जाए, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई। ये मफाहमत का माहौल जो कुछ चंद रोज़ हमें नज़र आया, एक तरफ तो पीटीआई ने अपनी हार्डलाइन फिर से ले ली है, एहतजाज की जानिब जा रहे हैं, दूसरी जानिब आज मरियम नवाज साहिबा भी सरगोदा में खिताब कर रही थी, उन्होंने भी वहाँ पर बहुत लफ्जी बमबारी की है, वहाँ पर भी हार्डलाइन एक दफ़ा फिर से सामने नज़र आ रही है। दो ये मैं तब आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हालात नॉर्मल नहीं हैं, अब प्रॉक्सी वॉर्स पे हिंदुस्तान आ गया। और कल ही देखा हमने कि खुजदार में हमारे नन्हे फूल शहीद किए गए और सानिया APS के ज़ख्म एक दफ़ा फिर से इस कौम के ताज़ा किए गए। वे आउट है क्या, इसके ऊपर बात करना आई थिंक बहुत ज़रूरी है। अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ, मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है जनाब शाहिद खटक साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। मुझे स्काइप पे ज्वाइन किया है जनाब रज़ा हारून साहब ने, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, और स्काइप पे ही हमें ज्वाइन किया है उज़मा कारदार साहिबा ने, मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा। सिंध शाहिद खटक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अपने बाकी दोनों मेहमानों की इजाज़त से मैं शाहिद साहब से आगाज़ करना चाहूँगा। शाहिद साहब, हम तो देख रहे थे कि एक कौमी यकजहती का माहौल था, पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने आ रही थी, लग रहा था कि इंटरनल पाकिस्तान के मामलात भी कुछ बेहतर हो जाएंगे। व्हाट हैपेंड एट वंस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साकिब भाई, तमाम की तमाम जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर आयद होती है। जब आप पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर से उनके फैमिलीज की मुलाकातें रोकेंगे, आप पॉलिटिकल लास्ट जुमरात को पॉलिटिकल लोगों को मिलने नहीं दिया इमरान खान साहब से, तो जब आप इतना नहीं कोऑपरेट करेंगे कि जी मुलाकात में क्या होगी। आज अली अमीन गंडापुर साहब उनकी मुलाकात हुई है, उनकी जो डायरेक्शन है वो आ गई, चूँकि अभी आप के प्रोग्राम में मैंने पूरा वो देखा नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, ताकि मैं उसके ऊपर बेहतर कमेंट्स कर सकूं। देखिए, जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर आयद होती है कि वो कितना सीरियस लेती है इन चीज़ों को। इमरान खान साहब जो हैं उनको कह देना हक में रखा हुआ है, बुशरा बीबी उनको कह देना हक में रखा हुआ है, हमारे दीगर आसिरीन उनको जेलों के अंदर रखा हुआ है। देखिए, ताली एक हाथ से नहीं बचती। अगर हुकूमत वाकई संजीदा है, इस वक्त जो इंडिया के साथ हमारे टेंशन चल रहे हैं, तो इससे बेहतर क्या मौका होगा। करें इमरान खान साहब और तमाम लोगों को रिहा करें, फिर एज अ नेशन इंडिया के खिलाफ हम लड़ेंगे। बाकी जो हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स है, या जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और उसके ख़ानदान, या जरदारी और उसके ख़ानदान के हवाले से हमारा जो मौक़िफ़ है, हम उस पर डटे हुए हैं। और हम इस मुल्क में जो करप्शन के ख़ात्मे के लिए जो हमारी जदोजहद है, या जो हम रूल ऑफ लॉ की हमारी जदोजहद है, या जो हमारी हकीकी आज़ादी का जो नारा है, तो इन चीज़ों के ऊपर हम वर्कआउट करेंगे। हम इससे पीछे नहीं हटने वाले, हम अपनी इस जदोजहद से पीछे नहीं हटेंगे। बाकी इनकी मर्जी है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। रजा साहब, हमने रिसेंटली देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आती रही कि चीज़ों को आगे लेकर चलना चाहिए, जो इवन यहाँ तक कहा गया चंद साहब की जानिब से कि जो कैदी हैं रिहा किए जाने चाहिए, मामलात को लेकर आगे चलें। बट सर, फिर भी लग रहा है कि आज PMLN की जानिब से भी और PTI की जानिब से भी तोपों का रुख फिर एक दूसरे की जानिब कर दिया गया है। सर, ये सॉर्ट आउट कैसे किए जाए मामलात? थैंक यू जी। मैं समझता हूँ कि जिन जैसे हालात हैं 22 अप्रैल के बाद, और आज हम जहाँ खड़े हैं कि जहाँ एक मार्का तो हमने जीता है अपने दुश्मन के खिलाफ, वहीं हमने सियासी मैदान में, डिप्लोमेटिक मैदान में और महाज जंग पर भी हमने फतह हासिल की अल्लाह ताला की मेहरबानी से। वहीं मेरे ख्याल में ज़रूरत है और होनी भी चाहिए। जिस मुल्क में जंग की कैफियत होती है, जंग के खतरात होते हैं, सरहदों पर सूरत हाल कशीदा होती है, वहाँ कम अज कम उन दिनों में सिर्फ एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक उमंग होनी चाहिए कि कौम जो है वो यकजहती के साथ अपनी रियासत के पीछे खड़ी हो जाए, ताकि रियासत जो है वो आगे बढ़कर अपना फर्ज जो उसका इत्तिफाक है वो पूरा कर सके। बदकिस्मती कहेंगे कि हम शायद इस मौके पर भी दानाई का मुजाहरा नहीं कर पा रहे, और सियासी मफादात और ज़ाती मफादात और इनफरादी रिलीफ, और हम पता नहीं किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। तो मैं दुआ करूंगा, मैं किसी पे तनकीद नहीं करूंगा, अल्लाह ताला सबको अक्ल सलीम अता फरमाए, मौके की नज़ाकत को, उसकी हसासियत को समझने का शऊर दे, और ये अपनी तमाम चीज़ों से जो ये डिमांड हो रही हैं या सामने से तनकीद हो रही है, हुकूमत जो कुछ कर रही है, इन सब में अब ठहराव आ जाना चाहिए। और मैं दोनों तरफ से मैं
रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ ना, मैं और क्या कर सकता हूँ कि अगर इस वक्त को भी ये नहीं समझ पा रहे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हम कैसे मुकाबला करेंगे। देखे ना कि आज भारत भी जो है वो पूरी दुनिया से कट के आइसोलेशन में चला गया है जी। भारत जो है सियासी मैदान में, जंगी मैदान में बहुत हजीमत और हरासमेंट और ह्यूमिलिएशन का मुजाहरा करके पीछे खड़ा हुआ है। और पाकिस्तान के पास इस वक्त जो है वो एक अल्लाह ताला ने नौदर मौका फराहम किया है कामयाबी अता करने के बाद कि आपका डिप्लोमेटिक फ्रंट, इंटरनेशनल फ्रंट अमेरिका हो, बरतानिया हो, तुर्की हो, इवन बांग्लादेश की तरफ आपके लिए जो है वो जज्बात चेंज हो रहे हैं और एक डिफरेंट माहौल क्रिएट हो रहा है। अब ऐसे इंटरनेशनल सिनेरियो में जहाँ रीजनल भी आपके साथ जो अफगानिस्तान का मामला है वो भी देखें कदरी बेहतरी है ये चाइना के साथ मिलकर, तो ऐसे मामले में जब हमारी पूरी कंसंट्रेशन होनी चाहिए इन मामला की तरफ तमाम लीडर हैं। हम देखें हम क्या गुफ्तगू फरमा रहे हैं, क्या ये आज का टॉपिक होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए। सर इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट मुझे फिर ये पुटअप भी करना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक वफ्द की सरबराही कर रहे हैं लेकिन ऑपोजिशन उस वफ्द में नहीं है। व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस वी डू अंडरस्टैंड कि इसकी जरूरत है। जी I'll tell you what I'll just be very honest जी प्लीज look at the behavior. आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत का एक वफ्द जाए बाहर की किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे मुलाकात हो रही हो और वहां पे एक बंदा खड़ा होकर जो है वो 180 डिग्री का टर्न दे दे, तो ये रिस्क देखिए ना, रिस्क फैक्टर कहाँ ले जा चुकी है हमारी जमात। हमारे मुल्क में वतन लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। शाहिद भाई बैठे हुए हैं, बड़े जबरदस्त किस्म के, जज्बाती भी हैं लेकिन बहुत पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, लेकिन क्या ये रिस्क आप ले सकते हैं? कल का परसों का ट्वीट था कि मैं हर तरह की बात करने के लिए तैयार हूँ, पाकिस्तान मेरा मुल्क है, फौज मेरी मुल्क है। आज क्या बयान दे रहे हैं? कल किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट का बायस बन सकते हैं। सर दैट्स ट्रू दो, कंसिस्टेंसी नहीं है बयानात में, ये इनके अपने लिए नुकसान है। उस्मा कारदार साहिबा, जहां हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज पे बात कर रहे हैं, वहीं आज मरियम नवाज साहिबा ने भी बड़ी धुआंधार किस्म की और बड़ा ग्रिल किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सरगोदा में खिताब करते हुए। आई डोंट थिंक सो, आई पर्सनली डोंट थिंक सो कि इट्स अप्रोप्रिएट टाइम कि जहां पर हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को फिर पीक पे ले जाया जाए। अभी हम हालत जंग में हैं। डू यू थिंक के टेम्परेचर को नीचे लाना चाहिए या फिर से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे ही चलते जाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। सबसे पहले तो हम बहुत रंजीदा हैं जो हमारे स्कूल के मासूम बच्चों के साथ इन्होंने जुल्म किया। जितनी भी मजम्मत की जाए गुलजार के वाक़े की वो कम है। ये तो इंसान भी नहीं है, हमारा दुश्मन बहुत मक्कार है और अब हमने जो उनको शिकस्त फाश दी है अब वो तिलमिला रहा है और वो इतना फ्रस्ट्रेटेड है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमने अपनी जो एक जद्दोजहद है, हम आहंगी है, ये इसको बिल्कुल कायम और दायम रखना है। देखें, बात सारी ये है कि हुकूमत ने तो कभी भी बातचीत के ना दरवाजे बंद किए थे ना करेंगे। आपने देख लिया कि ये इनका रवैया क्या है। ये पहले भी भाग गए थे मुज़ाकरात से, अब ये फिर तड़ियां लगा रहे हैं और मुल्क दुश्मन बयानिया है वो हमारी तरफ से तो नहीं आ रहा ना कि हम IMF जो है उसको सैबोटाज करेंगे, उसको हम उसके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम आपको बिल्कुल उस महाज पे हम जो है आपको आपके खिलाफ हम जाएंगे। ये क्या बातें, ये क्या बातें, मुझे आप बताएं ना जरा राय साकिब। ये अगर आप इन्होंने फिर अगर पाकिस्तान से दुश्मनी का बोल बोलना है तो फिर रियासत क्या करेगी? रियासत तो वही करेगी ना जो कि 23 करोड़ अवाम के हक में उन्होंने बात करनी है। तो ये जो आप मामला कह रहे हैं ना कि सबको आप आजाद कर दें, जेलों से छोड़ दें, तो या तो सारों को छोड़ दें, और भी तो हजारों कैदी हैं, उनको भी छोड़ दे सारों को। ये तो नहीं हो सकता। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि मरियम नवाज साहिबा ने भी नया महाज खोल दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो 9 मई को हुआ था, जो कोर कमांडर हाउस और वो सारा हुआ था एक, उसको उन्होंने कंपैरिजन रिसेंट जंग से कर दिया। उन्होंने कहा जी उससे ज्यादा नुकसान 9 मई को तहरीक इंसाफ ने मुल्क का कर दिया था। कैन यू इमेजिन दैट? हमारी चाहती हुई है यहाँ पे। देखें, वो बिल्कुल सही कह रही हैं। For goodness sake, उस्मा साहिबा, I don't expect that from you. Honestly, I don't expect that from you. देखिए, you're a seasoned politician. वजह बताती हूँ, वजह बताती हूँ जी। कि PTI ने 23 फौजी तंसीबात पे हमला करके पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसको शदीद खतरात से लाहक किया था।
जो हमारा दुश्मन है, जिसको हमने मार्का हक में इस वक्त मुंह की खिलाई है, वो खुशी से मिठाइयां बांट रहा था जब 9 मई हो रहा था। उन्होंने कहा कि इन्होंने वो कर दिया है जो हम 75 साल में नहीं कर सके, इन्होंने अवाम को फौज के खिलाफ खड़ा कर दिया है। तो ये नाकाबिले माफी बात थी। अगर उसको इस बात की माफी इनको चाहिए तो सिर्फ इदारा दे सकता है। और मरियम नवाज बिल्कुल सही कह तो वही तो कहते हैं कि इदारे से बात करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, आपसे नहीं करेंगे। जब वो ये बात कहते हैं फिर आप लोग कहते हैं कि हमसे बात करें। लेकिन जिस फौज को इन्होंने गंदा करने की पूरी कोशिश की, जिस फौज पे पै दर पे इन्होंने हमले किए, ये वही फौज है। तो वो अगर आप कहते हैं कि उनका मामला, तो फिर बात कर ले वहां पे। वो अगर आप लोग ये क्लेम करते हैं कि उनका मामला है तो फिर ये खुद ही बात कर ले उनसे। नहीं तो ठीक है ना, अगर इनको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अगर इन्होंने नहीं पढ़ा था तो उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा ना। अगर आप एक फौजी तनसीबा जो इंस्टॉलेशन पे अटैक करेंगे तो आपका मिलिट्री ट्रायल होगा। इन्होंने किसी सिविलियन इमारत को हाथ नहीं लगाया और ये सारी प्लानिंग जवान बात थी। मैं जरा शाहिद खटक साहब से इस पे जवाब दे। शाहिद खटक साहब क्या कर सकते हैं, मुझे आप ये बताएं। उस्मा फौज है, अगर एक फौज ना होती तो आज आप मुझे बताएं पाकिस्तान का क्या हशर होता। आप ठीक कह रही हैं, लास्ट बात से मुत्तफिक, फौज बहुत जरूरी है, लाज़िम मलजूम है हमारे सिक्योरिटी के लिए। वो तो कह रही हैं सियासत में जब आप गुफ्तगू करते हैं ना जी, तो इंसान की जो एक पर्सनालिटी होती है उसका एक ग्रेस भी होता है, कोई इंसान की उसूल भी होती हैं। मेरे ख्याल में ये वही खातून है जिससे मरियम नवाज ने हाथ नहीं मिलाया था। और ये आप मेरी जात के ऊपर हमले करने बंद कर दें। जवाब दे रहा हूँ, ये तो पर्सनल हो गया। क्या पर्सनल हो गया? तो हाथ नहीं मिलाया था, गलत है। वो उनके हाथों पे कुछ लगा हुआ था ना, वो खाना खा रही थी अज़मा कारदार साहब, उनके हाथों पे कुछ लगा हुआ था, तो वो कपड़ों का शायद खराब होने। मैं सिर्फ इतनी मैंने बात की, क्यों मिर्ची लगी। अच्छा चले आगे चलते हैं फास्ट। और दूसरा देखिए, मुझसे ज्यादा नहीं चीख सकती, पर नहीं चलेगा शो। मैं ये बोल रही थी, गलत बोल रही थी, झूठ बोल रही थी, मैं सुन रहा था। आगे चले, अब आज पॉजिटिव शो करना है हमें, पॉजिटिव इनके साथ बिठा के। जो ये तो लोटा है, ये तो इससे पहले नून से पहले कहाँ थी ये कहाँ पे बैठी हुई यार? वो स्काइप पे मुझे आवाज ही नहीं आएगी ना उनकी। तो मैं इसलिए नहीं इंटरप्ट कर रहा था, हालांकि सारा गलत गुफ्तगू कर रही थी, मैंने कोई इंटरप्ट नहीं किया। ये जो थी ये लोटा हुई, ये आप ऐसे वो कह रही है कि लोटा के ने माफी मांगे आप मेरे से। क्यों? वो कह रही माफी मांगे आप मेरे से। तो लोटा मैं मुझे इसकी भी तशरीह करनी पड़ेगी। गैर पार्लिमानी से लफ्ज कह रहे हैं ना, गैर पार्लिमानी से लफ्ज है। अच्छा, तो ये जो मरियम नवाज सब इस्तेमाल करते फिर वो भी कौन सा माफी मांगे ना? कोई तमीज इन्होंने किसी ने घर वालों ने वो देखे ना, वो आपने हर्ट कर दिया। नहीं तो मैं तो सच बता रहा हूँ, ये नहीं थी पीटीआई में। हाँ, ये पीटीआई में अदम इत्तेमाद के दौरान ये नहीं भागी थी, ये नहीं बराए फरोख्त हुई थी। आगे चलें, आगे चलते हैं। मैं इसको हम आगे चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं। मुझसे माफी मांगे। चले जी, चले मैं माफी उनके बिहाफ पे जी। आई एम द होस्ट, मैं आपसे माफी मांगता। आई एम द होस्ट, मैं आपसे माफी मांगता। इनको पूरी कौम से माफी मांगनी चाहिए। मैं आपसे माफी मांगता। इसको पूरी कौम से माफी मांगनी चाहिए। ये उन लोटों में है जिनको तहरीक इंसाफ ने नवाजा। इसकी कोई खदमात नहीं थी सिवाय इसके कि ये तहरीक इंसाफ में चंद दिन इसने गुजारे थे। रिजर्व सीट के ऊपर हमने इसको एमपीए मुंतखब कराया, उसके बाद चंद कोड़ों के एवज, चंद पैसों के एवज इसने अपने जमीर बेच दिया। बेजमीर लोग हैं ये। अभी आगे चलते हैं, आगे चलें प्लीज। उस्मा साहिबा आगे चल रहे, प्लीज आगे चल रहे। अच्छा, मैं ऐसे शख्स के साथ हरगिज़ नहीं बैठूंगी। मैंने अपोलोजाइज कर लिया ना उस्मा साहिबा, मैंने अपोलोजाइज कर लिया। मैंने आप कहेंगे कि जी प्रोग्राम खराब कर रहे हैं, जवाब देना इसको कौन सा मुश्किल काम है? मैं क्रेडिबिलिटी क्या है? उस्मा साहिबा मैं अपोलोजाइज कर रहा हूं ना, प्लीज आगे चले, प्लीज आगे। आज आपने मरियम नवाज की जो तकरीर का तस्करा किया, मैं उसके ऊपर भी कमेंट करना चाह रहा हूं। उस पे आपका हक है, उस पे आपका हक है। पहली बात ये कि आज मरियम नवाज ने अपने चाचा शहबाज शरीफ के ऊपर वो तनकीद की इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। चचा पे कहां? 45 साल मुसलत रहे पंजाब के ऊपर ये लोग। हाँ। आज आप जाइए मुल्तान रोड का हाल आप उठा के देख लें। हाँ। ये आज से खराब है। हमारे 3.5 साल पंजाब से निकाल लें। हाँ। बाकी ये पंजाब के ऊपर मुसलत रहे ये लोग, इन्होंने पंजाब का बेड़ा गर्क किया है। जुनूबी पंजाब के लोग रो रहे हैं। इसी तरह मैं आपको अभी लेके जाता हूँ रावलपिंडी, आप आए। वो अडियाला रोड का भी शोर, अडियाला रोड को छोड़ दे, आप पूरी रावलपिंडी देखें। इसी तरह पोटोहार पूरा रीजन देखें। जो भी अभी वो जंग वाला रोड
वो हमारे दौरे हुकूमत में बना। इसी तरह मियावाली का जो मेन रोड था हमारे दौरे हुकूमत में बना, जिसका ये क्रेडिट ले रही थी कि जो उधर लाइट्स लगे थे, कोई वहां पे अंडरपास बना था, ये हमारे दौरे हुकूमत में शुरू हुआ था। आपके चाचा ने तो पंजाब के लोगों का बेड़ा गर्क कर दिया था। ये असल में बेसिकली इनकी ये इनकी स्पेशलिटी है, चीप पॉपुलैरिटी, कि कैसे आपने वो करना है। चाचा कभी इसका वो पहले बूट, इतने बड़े बड़े बूट डाल के सैलाबों में शोशा के लिए जाता था, और बांजी जा किधर रही है, अवाम के पास नहीं जा रही है, सरकारी प्रोग्रामात कर रही है। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज आई थिंक बहुत सीरियस टॉपिक है हमारा कि हम जिन मुज़ाकरात को एक्सपेक्ट कर रहे थे या जिनको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट के साथ पीटीए बैठकर कोई ब्रेक थ्रू आज पॉसिबल है, आज अलीमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से। आज इस टॉपिक पे अभी आप खुद आपने फरमाया कि मरियम नवाज ने जो देखिए 9 मई के हवाले से, आई डोंट थिंक सो कि मरियम नवाज साहिबा की स्पीच अंदर रिपोर्ट हुई होगी, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा 9 मई के हवाले से साकिब भाई हमारा बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि 9 मई के लिए आप कोई जुडिशल कमीशन बनाएं, आप तहकीकात करें कि इसमें मुलविस कौन था, और फिर तहमीना लगाएं कि इसमें नुकसान कितना हुआ। देखिए जब बीबी शहीद हुई, ये रजा हारून साहब जो है ये पर्सनल कैपेसिटी में बड़ी शरीफ किस्म के इनका मिजाज है, पढ़े लिखे हैं, तो मुझे भी ज्यादा मजा नहीं आता इनके साथ बहस करके, क्योंकि जब पर्सनालिटी होती है। देखिए वैसे रजा साहब दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू, दैट्स एक्चुअली अ कॉम्प्लीमेंट फॉर यू। शाहिद भाई साहब मुझे हमेशा मजा आता। तो जब बीबी शहीद हुई थी, पाकिस्तान में 70-80 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। देखिए वो भी एक पॉलिटिकल लीडर थे, गो कि उनकी शहादत हुई थी, वो बड़ा बहुत बड़ा लॉस है, डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा लॉस था। इसी तरह इमरान खान साहब पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर थे। आपने जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार से पकड़ के घसीट के, देखिए क्या इमरान खान साहब जब दोबारा पकड़ने आए विलिंग गिरफ्तारी दी? इतने बड़े एपिसोड करने की क्या जरूरत थी? आ जाते उनको कहते कि जी आपकी जमानत मंसूख है, आप हमारे साथ आए, हम आपको अरेस्ट करने आए। तो जब आपने इलीगल तरीके से इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया, घसीटा, गिरबान से पकड़ा, एक नेचुरल रिएक्शन आया पब्लिक का कि जब आप कौम के महबूब लीडर को बॉन्डे तरीके से गिरफ्तार करेंगे तो फिर रिएक्शन आता है। और रही बात इंस्टॉलेशन के ऊपर या जो फौजी तनसीबात के ऊपर, हम चाहते हैं कि इसकी तहकीकात हो कि इसमें जो भी मुलविस है। देखिए यास्मीन राशिद के आप वीडियो उठा के देख लें, उन लोगों को मना कर रही है। मैं विटनेस उसका, मैं वहां पर मौजूद था। इसी तरह बहुत से जी हमने रोका, मैं खुद 9 मई के प्रोटेस्ट में मौजूद था, मैंने मॉब को रोका। उसमें ऐसे लोग गुस्सा आए थे कि उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था। देखिए हम तो खुद चाहते हैं कि इसकी तहकीकात हो। देखिए 9 मई के साथ हाँ प्रोटेस्ट हमने किया था क्योंकि कौम के मकबूल लीडर को पकड़ा था, इससे हम इनकारी नहीं है, लेकिन इंस्टॉलेशन के ऊपर जाना, वहां पे कोई प्लान नहीं था वो। नहीं जी, हमारे लोग रोक रहे थे। देखिए तोड़फोड़ भी तो हुई थी ना। जी देखिए तोड़फोड़ प्रोटेस्टों में ये चीजें होती रहती है, तोड़फोड़ लेकिन बेनजीर जब शहीद हुई बीबी 70-80 अरब रुपए का नुकसान हुआ था, इस बाल पॉइंट का भी नुकसान नहीं हुआ 9 मई को। रजा हारून साहब, मुझे ऑड लगता है कि हमारी पॉलिटिक्स माजी में ही घूमती रहती है, दो कि आज का शो फोकस इस सोल्यूशन पे था। सर सोल्यूशन क्या है? मौजूदा हालातों वाकयात से आगे कैसे निकलें? यकीन मानने की परेशानी होती है, बीइंग अ पाकिस्तानी एट दिस मोमेंट मैं एंकर नहीं बैठा हुआ हूं, मुझे सिर्फ इस शो को एक कोई डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं करना, बट सिर्फ परेशानी होती है कि यार हम कहां पे फंसे में, एक दूसरे के खिलाफ स्पीचेस, कोई मफामत की बात करता है बंदा, उसके ऊपर लेबल लग जाते हैं जी फलां भी कॉम्प्रोमाइज्ड है। नून लीग में से मफामत की बात करे, वो अपनी लीडरशिप के ऊपर कॉम्प्रोमाइज के लेबल लगा देते हैं। पीटीए को बंदा मफामत की बात करे, वहां पर कॉम्प्रोमाइज का लेबल लगा दिया जाता है। सर व्हाट एग्जैक्टली इज द सॉल्यूशन? सोल्यूशन जो है ना वो बड़े आसान होते हैं गुफ्तगू करने की हद तक, और जाहिर है कि मैं भी अच्छी गुफ्तगू कर लूँ, शायद भी मान जाएंगे, उसमें भी मान जाएंगी कि फला, अब सबको पता क्या करना है। पाकिस्तान में एक आईन है, पाकिस्तान में कानून है, उसकी पासदारी करें, जो दुनिया के साथ तरीकेकार है, अपनी नेगोशिएशन के, अपने इंटरनेशनल रिलेशंस को बेहतर बनाए। 3 चीजें डिपेंड करती है, मईशत 3 चीजों पे डिपेंड करती है, एक्सपोर्ट पे, फॉरेन रेमिटेंस पे और डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर चीजें होती हैं। तो फिर अच्छा उसके लिए आपको फिर एक माहौल बनाना होता है ना, वो माहौल होता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का, वो माहौल होता है रीजनल स्टेबिलिटी का, वो माहौल होता है कि मुल्क में इंसाफ और कानून का बोलबाला हो रहा हो। फिर ये तीनों चीजें होना शुरू हो जाती हैं ऑटोमेटिकली, लोग हमारे में जानते हैं। हम कहाँ आ जाती है प्रॉब्लम? आ जाती है जब हमारी सियासी जमातें, मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा, जब हमारी सियासी जमातों के लीडरान का नजरिया, इंटरेस्ट, विजन, उनकी अपनी जात और उनकी अपने नजरिए तक महदूद होकर रह जाता है, और वो एक सियासतदान से एक कदम आगे बढ़ा के स्टेट्समैन नहीं बन पाते।
जब आप स्टेट्समैन बन जाते हैं ना साकिब भाई, जी। तो फिर जैसे बिलावल भुट्टो साहब, वो जितने इंटरनेशनल मीडिया पे जा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की कैंपेन नहीं चला रहे, वो इंटरनेशनल मीडिया पर जा रहे हैं, प्लेटफॉर्म्स पे जा रहे हैं, जलसों से खिताब कर रहे हैं, वो पीपल्स पार्टी की कैंपेन, पीपल्स पार्टी का शायद वो तस्करा भी नहीं कर रहे, वो सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अभी एक ऐसा वक्त है कि ठंडे दिल का मुजाहरा करना चाहिए, सब्र का मुजाहरा करना चाहिए इनकी तरफ से। एक बात जो मैं कल भी शायद अपने प्रोग्राम में थे तो मैं कह रहा था कि प्रॉब्लम जो सिर्फ इतनी सी है ना कि मुख्तलिफ स्पोक्स पर्सन वो अच्छी बात भी जो है ना, वो एक अच्छी बात भी इस अंदाज से करते हैं आगे के सामने वाले को जो है खामखा तब चढ़े। तो कोई अच्छा स्पोक्स पर्सन हो जिसकी बात सुनकर हमें ये यकीन है। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैं अलीमा खान साहबा की बात सुनता हूं, मुझे खान साहब का मौक़िफ़ डिफरेंट नजर आता है। मैं बैरिस्टर गौर को सुनता हूं, मुझे खान साहब की मुख्तलिफ शक्ल नजर आती है। अली अमीन गंडापुर साहब बात करते हैं, मुझे यकीन होता है कि खान साहब की बात नहीं कर रही है, तो उनके अपने जहन की तरह है। इनके यूट्यूबर्स बात करते हैं, मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि वो खान साहब का बयान नहीं होता। कल की ट्वीट खान साहब की मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि वो ट्वीट खान साहब की है ही नहीं, वो जुबान ही नहीं है उनकी। सो ये जब इतने कंफ्यूजन क्रिएट होते हैं, जब 5-5, 6 मल्टी स्पोक्स पर्सन होते हैं और हर एक का अंदाज जो है वो जानियाना होगा, तो फिर आप मुझे बताएं ना कि बात बनेगी किधर? बात में बनना है ना कहीं। उस बात को बनने के लिए देखें, आप हैं पॉपुलैरिटी के कॉन्टेस्ट में, आप हैं इलेक्टोरल, शाहिद भाई आप हैं सियासी लोग, आप हैं पॉपुलैरिटी के कॉन्टेस्ट में, आपने इलेक्शन जीतना है। जिनके खिलाफ आप कैंपेन चला रहे हैं उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं चुके थे, वो भी तो नहीं। मैं शायद मैं इससे इनकार नहीं कर रहा ना, मैं कह रहा हूँ जिनके खिलाफ आप कैंपेन चला रहे हैं, दानिस्ता या ना दानिस्ता, उन्होंने इलेक्शन नहीं जीतना, उन्होंने इलेक्शन लड़ना भी नहीं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपकी अपनी पोजीशन क्या है ना। कोई आपके पास लोग बैठकर दिमाग लगाएं, बैठ के सोचें कि यार मुल्क कहाँ खड़ा हुआ है। और खुदा की कसम शायद भाई यार आप इतने प्यारे इंसान हो ना, मैं आपसे डिबेट करता हूँ, अच्छी बात, कंसिस्टेंसी लेकर आए यार, खुदा के वास्ते कंसिस्टेंसी लेकर आए। मैं आपको बताऊं कि अगर आप जुल्म और ज्यादती का तस्करा करेंगे ना शाहिद भाई, तो पाकिस्तान की तारीख पढ़े, यहाँ सियासी वर्कर्स को सरेआम मैदान में कोड़े मारे गए, यहाँ मावरे अदालत लोगों को कत्ल किया गया, यहाँ दौरान हिरासत लोगों को कत्ल किया गया, टॉर्चर किया गया। तो तारीख तो हमारी अगर आप चलते चले जाएंगे तो इतनी ज्यादा है कि आप उसके ऊपर बात करेंगे और अपने मुजालिम को साथ खड़ा करेंगे। फिर एक नाजुक वक्त है मुल्क के ऊपर। आई कैन ओनली हम्बली रिक्वेस्ट कि रीथिंकिंग करें और ये बात सही करें शायद कि जो लोग इस वक्त बानी से मिल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनका कोई सियासी विजन है। अगर इस तरह के लोग जाएं जो शायद भाई बता रहे हैं, जो पॉलिटिकल लोग जाएंगे तो पॉलिटिकल, जैसे मैं और शायद भाई इस वक्त बात कर रहे हैं, बात हो रही है ना, गुफ्तगू हो रही है ना, तबादला ख्याल हो रहा है ना, तो अगर सियासी लोग बैठेंगे खान साहब के साथ तो मुझे यकीन है कि जिस तरह के बयानात बाहर लोग आकर देते हैं, मुझे लगता है कि वो जितना ज्यादा चीख के बात करते हैं इस बात की, वो समझते हैं कि मैं जैसे खान साहब की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। नहीं, आप खान साहब को नुकसान पहुंचा। That's true. I have to second you on that. उस्मा साहिबा, जहां पर रजा हारून साहब की मैं बात से 101% मुत्तफिक हूं, वहीं पर आपके नजदीक भी ये सारे सॉल्यूशंस मौजूद हैं हमारी डेमोक्रेसी के अंदर? देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो पीटीआई का इक़्तिदार खत्म हुआ था, वो वसीम अकरम प्लस की जो नाकामियां हैं, वो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा उसकी वजह थी कि पंजाब को बर्बाद किया और पूरा पाकिस्तान जो था, जितनी पुअर गवर्नेंस थी, लोग हाथ उठा के तो बददुआएं देते थे। और उसके अलावा आपने देख लिया है कि जो लावारिस सूबा बेचारा केपी है, वहां से 70% लोग इलाज के लिए पंजाब में आते हैं। वहां पे एक सड़क नहीं है देखने की, एक पुल नहीं है, बेचारे रस्सियों पे। उस्मा साहिबा, आज के टॉपिक का कैनवस इससे बहुत बड़ा है। वैसे आज के टॉपिक का कैनवस इससे बहुत बड़ा है। आप टॉपिक को आपके मेहमान जो हैं, जो पीटीआई से आए हैं, वो मैंने इनको रिक्वेस्ट करके रोक दिया था। पता नहीं वो कौन सी दुनिया में रहते हैं, उनको कुछ पता नहीं। ये इस्लामाबाद में रहते हैं, ये इस्लामाबाद में रहते हैं। नहीं, उनको कोई इल्म नहीं। उनको आप खुदा के लिए बता दें कि मरियम नवाज साहिबा 12,000 किलोमीटर सड़कें जो हैं पंजाब में बनवा चुकी हैं। 700 सड़कें बनी हैं। इनके 3.5 साल में 1 टका नहीं किसी सड़क बनाने के ऊपर लगाया है। उस्मा साहिबा, वो 3.5 साल आपके भी तो थे ना, वो 3.5 साल तो आपके भी थे। इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये इनका कुछ बचा नहीं, ये बर्बाद हो चुके हैं, सियासी तौर पर ये फारिग हो गए हैं। इनकी कोई ना इंतजामी सलाहियत थी, ना इनकी कोई कारकर्दगी थी, ना उनकी कोई परफॉर्मेंस थी, ना इनकी अब कोई तंजीम रह गई। इनके पास बचा क्या है? कुछ भी नहीं बचा। तो इसलिए ये बस आपस में एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं।
बस हर एक को अपनी अपनी कुर्सी चाहिए, हर एक को कोई ना कोई ओहदा चाहिए, वो कोई किसी को बुरा भला कह रहा है। उस्मा साहबा एक जुमला ऐड करने की इजाजत दीजिए, आपकी इजाजत से एक सेंटेंस ऐड करना चाहूंगा। मुझे अब ये शिद्दत से एहसास होता है कि पीएमएलएन की हुकूमत सिर्फ एक चीज के ऊपर टिकी हुई है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर रहे। आप लोग की नफरत इस लेवल पे आप लोग ले गए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो निकालें बाहर, फिर निकालें। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखें, ये अदालत मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा जो हैं, बाइज्जत तौर पे अदालतों ने उनको बरी किया है। ये भी अदालत में जाएं, अपना नाम क्लियर कराएं और उसके बाद कल बाहर आ जाए, कल बाहर आ जाए। हमें क्या प्रॉब्लम? उस्मा साहिबा एक सादा सवाल ले लीजिए, एक सादा सवाल ले लीजिए। उस्मा साहिबा उस्मा साहिबा एक सादा सवाल ले लीजिए, एक सादा सवाल ले लीजिए। ये मुकाबला नहीं कर सकते हैं जी, ठीक है ठीक है, आप कह सकते हैं। कहा उनके वो जो पंजाब का नक्शा उन्होंने बदल दिया है, उनके जो अपने जो क्रिटिक्स हैं वो भी उनका लोहा मान रहे हैं, क्योंकि उनका काम मुंह से बोलता है। एक छोटा सा सवाल ले लीजिए उस्मा साहब, एक छोटा सा सवाल ले लीजिए। जब मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से इलाज की गरज से गए थे, तब वो मुल्जिम थे, मुजरिम थे? देखिए, उनके ऊपर इन्होंने सब बोगस केस बनाए हुए थे। तो यही तो ये पीटीआई कहती है इमरान खान साहब के ऊपर भी बोगस केस नहीं बनाए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले के बने हुए थे इनके इस्लाह के लिए। 3.5 साल जब इनकी हुकूमत थी, इनको चाहिए था उनको फारिग कर देते, कन्विक्ट करवा लेते। कहाँ थी एविडेंस? कोई एविडेंस होती तो उनको वो उस्मा साहिबा, आप बड़ी सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, मेंबर असेंबली हैं, आई एक्सपेक्ट कि हम सोल्यूशन की बात करें आज, आई एक्सपेक्ट कि हम सोल्यूशन की बात करें। नाज़रीन, एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। शाहिद साहब, मैं सोल्यूशन की तरफ आज जाऊंगा, आप लोगों की ठीक है आपकी ये जवाब तो मैं दूंगा। देखें, पंजाब का किसान गंदम फरोख्त करने किधर आया? तो भाई छोड़ेगा नहीं, वो देखिए जवाब बनता है ना। वो पंजाब का किसान जो था, वो केपी में गंदम लास्ट टाइम बेचने आया, याद है मुझे। किसान के पास गई मरियम नवाज, उसका बेड़ा गर्क। एक दिन पुलिस की वर्दी पहनी, पुलिस वालों को अगले दिन उनकी पिटाई हो गई। तीसरी दिन गाउन जाके पहना डॉक्टर का, उधर से कजाकिस्तान से हमारे डॉक्टर पाकिस्तान आ गए। और ये अभी भी पंजाब में ये जंग की वजह से पैरामेडिकल डॉक्टर स्टाफ वो ऑन प्रोटेस्ट थे पंजाब के अंदर। देखिए, एक ऐसी गवर्नमेंट जो चल रही थी, देखिए पंजाब में या पाकिस्तान में डेवलपमेंट रिलेटेड शायद हमने कम किया हो, बहुत सी ऐसी चीज। देखिए, पाकिस्तान के मसाइल इतने ज्यादा हैं कि आप उनको में हल नहीं कर सकते, और वो भी इनकी जिनकी नुमाइंदगी कर रही है। एक देखिए, एक सेहत कार्ड, उसका नेम बदल नहीं। अच्छा प्रोजेक्ट था, दैट वाज वेरी गुड प्रोजेक्ट। उनका बट उस्मान बुज़दार वाज गुड चॉइस। देखिए, अभी आप जो फैसले करते हैं वो वक्त के साथ साबित हो। देखिए, वाज दैट गुड चॉइस? देखिए, उस्मान बुज़दार ने बहुत अच्छे काम किए थे पंजाब में, मुंह नहीं था उसके पास। था ना यार, मिला मल्टीपल टाइम में था ना मुंह यार। मरियम नवाज की तरह इतनी जुबान होती ना, तो अपने यार जुबान भी थी, बात करते थे बुज़दार साहब। अच्छी चीजें पब्लिक में वो नहीं पोर्ट्रे कर पा। लाहौर के देखिए मुंह मतलब ये कि जुबान नहीं थी, बोल सही नहीं पा रहा था। ये आप देखिए, लाहौर के जो सीवरेज सिस्टम था, कितना बड़ा प्रोजेक्ट था वो। अंडर वाटर जो नई सिटी बनाने जा रहा था, कितना बड़ा प्रोजेक्ट था। सेहत कार्ड कितना बड़ा प्रोजेक्ट था। अच्छा, सेहत कार्ड आज के क्रेडिट आपने उस्मान बुज़दार को दे रहे हैं, इमरान खान साहब को। देखिए, चीफ मिनिस्टर तो वही था ना। देखिए, जब आप उसको डिस्क्रेडिट कर रहे हैं तो फिर क्रेडिट भी दे चीजों का। इसी तरह जुनूबी पंजाब में जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए थे, उस्मान बुज़दार ने शुरू। अपने घर में बिजली लगवाई थी उन्होंने, बिजली नहीं जाई। इमरान खान साहब ने कहा बिजली नहीं जाती थी। वो एक डिप्राइव्ड जिले से था, नहीं होगी उसके हल्के में बिजली। तो ये देखिए, तो इनके कारनामे 40-45 साल तक ये पंजाब को ऐसे रखा था। मैं सीरियस नोट पे आपको एक बात याद करा दूं रजा साहब, ये जब उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर थे तो बड़ा एक सेकंड मुझे याद आ गया उसकी बददुआ पंजाब को लगी है ना। आज याद आ गया बता रहे थे मुझे। बुज़दार साहब का जी स्टार्ट में बड़ा शोर था कि उनका बड़ा बैकवर्ड एरिया, भारती उनके विलेज का नाम है, बड़ा बैकवर्ड एरिया है। तो मैं एक इदारे में काम करता था लाहौर के, तो मुझे कहा गया जी वहां से शो रिकॉर्ड करके लाएं, वहां सुना है बहुत ही बुरे हालात हैं, चीफ मिनिस्टर का अपना गांव, अपना देहात। मैं वहां पे गया, आके दिखाया जनाब, वहां पे ब्रिज ट्रिज बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, वहां पे वो सोलर लाइट सेट्स लगी हुई थी गांव के अंदर, एक BHQ भी बन रहा था, एक बैंक की ब्रांच भी थी, नेशनल बैंक की भी ब्रांच थी यहाँ पे। आई थिंक आबादी भारतीय की कोई 2000 के करीब भी नहीं होगी।
राजा साहब वो शो की पहली एपिसोड ऑन हुई और मैं नौकरी से फारिग हो गया था। अच्छा, अभी आगे जाते हैं। मैं इनकी इस्लाह के लिए, नवाज शरीफ जब लंदन गया था वो कैदी था, वो मफरूर था, अदालती मफरूर, हुकूमती नहीं। एक स्टाम्प पेपर जमा कराया कि जी मेरे प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, मुझे दिल का दौरा आपकी गवर्नमेंट थी, आप लोगों ने रिपोर्ट सारी देखिए वो इमरान खान साहब ने क्या कहा था कि श्री मजारी जैसी सख्त खातून रो पड़ी थी कि जी कहीं मर ना जाए, तो फिर जाके हमने इजाजत दी कि जी इलाज है, सेहत है, चले ठीक है चला जाए। आपकी टीम ने आपको चीट किया ना। देखिए जब डॉक्टर्स आपको चीट करे, जब आपको असल में बेसिकली तो ये फ्रॉड या इनको फ्रॉड करना तो ये इनका वितरा है। और ये कहते हैं कि जी वो कहते जनरल बाजवा ने भेजा था, आपने नहीं भेजा था, आप देखिए मैं बहस नहीं करता, लेकिन था तो खेदी ना। और ये अब कहते हैं कि जी अदालत के यास्मीन राशिद उस बोर्ड का हिस्सा थी जिसने ये डिसाइड किया था। किसने? डॉक्टर यास्मीन राशिद बोर्ड का हिस्सा थी। देखिए वो तो डॉक्टर थी, उन्होंने जो टेस्ट वगैरह आपके सामने मैं रख दूं कि जी मेरे टेस्ट हैं, जो लैब रिपोर्ट्स हैं, तो आप तो उस पे फैसला करेंगे ना। एक पॉलिटिकल लीडर था नवाज शरीफ, और नहीं ये नहीं करना, बात पर नहीं मैं इसको करने दूंगा। उस्मान साहब वो नहीं बोले प्लीज, वो नहीं बोलते जब आप प्लीज मैं नहीं बोलता क्योंकि ये जूम के ऊपर वैसे भी आवाज नहीं आती। उस्मान साहब एक तो आवाज नहीं आती। फैसल सुल्तान शामिल थे उस बोर्ड में। ठीक है डॉक्टर यास्मीन, लेकिन इनसे ये कंफर्म कर दे कि भगोड़े थे, भाग गए थे, खेदी थे, वो इजाजत अदालत अदालत ₹50 का स्टाम्प देके गए थे, तो ₹50 का स्टाम्प देके गए थे ना, तो अदालत से भाग नहीं। मफरूर देखिए क्या कहा था कि इलाज करके वापस आऊंगा, अपनी सजाएं इलाज करके वापस आ गए। देखिए फिर हमने क्या देखा कि अदालत बायोमेट्रिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक जा रही है। ये मेरे कौम पाकिस्तान ने अपनी आंखों से देखा। ये अदालत है, वो तो पैसा लेके सब भागे, सब भगौड़े, सब इश्तेहारी हैं। मुराद सही सारे एक से एक इश्तेहारी बैठा हुआ इनके पार्टी में। रजा साहब लास्ट कमेंट में आपका चाहूंगा, ये पीएमएलएन और पीटीआई का तो मामला चलते रहेंगे। सर ऑन अ सीरियस नोट एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आज के शो से मैं आप लोगों से। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस सारे मामले को लीड कर रहे हैं, मल्टीपल टाइम्स ये भी ऑफर कर चुके हैं कि चीजों की बेहतरी के लिए पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा कर सकती है। सर इजंट इट हाई टाइम कि आप लोग स्टेप फॉरवर्ड करें, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, इकट्ठे बिठाइए सबको। और अगर उस इकट्ठे बिठाने के लिए इमरान खान सबको पैरोल पे रिहा करके किसी एपीसी में बिठाना पड़ता है तो सर एक दफा करके देख लीजिए ना। मैं समझता हूं कि इस काम के लिए जो सबसे मुनासिब और जीरक और तजुर्बेकार सियासतदान है, जिनके के सारी उम्र रिकंसिलिएशन में गुजरी है, मुफाहमत में गुजरी है, वो पाकिस्तान के सदर हैं आसिफ अली जरदारी साहब। मैं समझता हूं कि इस हवाले से कोई हर्ज नहीं है कि पीटीआई की, देखिए ना जरदारी साहब जो है पाकिस्तान के सदर हैं, और उनके अपने ओहदे की हैसियत से उनकी सियासत जो है वो पूरे मुल्क के लिए नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल होता है वो। तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि पीटीआई का वफ्द अगर कहता है, शाहिद भाई कहते हैं, तो मैं उनकी दरख्वास्त आपके मीडिया के थ्रू भी कर देता हूँ कि वो जाएं, जाके मुलाकात करें, अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे ना। अपनी जो रिक्वेस्ट है, मुझे नहीं पता कि ये पेरोल पे चाहते भी है कि नहीं चाहते, तो मैं खामखा इनकी तरफ से, इनके ये तो हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी अच्छी है, आपने बड़ी अच्छी बात की कि सदर पाकिस्तान के साथ ये मुलाकात करें और वहां पे जो है तबादला ख्याल करें और देखें किस नतीजे पर पहुंचते हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि देखें सब कुछ करें, हर चीज करें, अपोजिशन भी करें। हमारे उस्मान गुजार साहब का जिक्र किया, वो तो अख्पल बंदोबस्त पे लगा हुआ था ना बंदा शायद भाई को पता है, वो अख्पल बंदोबस्त पे लगा हुआ था बंदा, उसी में उसने अपना टाइम निकाल दिया। लेकिन आज इस वक्त हमारी क्या जरूरत है? हमारा तराना है ना, हमारा कौमी तराना है कि पाक सर जमीन का निजाम, कुव्वत अखुवत अवाम। तो ये कुव्वत अखुवत अवाम जो है ना, शाहिद भाई भी वही चाह रहे हैं, मैं भी वही चाह रहा हूँ, उस्मा किरदार साहबा की पार्टी भी वही चाह रही है, और तभी इलेक्शन के ऊपर डाका डाला हो क्यों नहीं, ये सोचने वाली बात है। यकीनन कहीं ना कहीं हमारे लीडरान में, कहीं ना कहीं हमारी अप्रोच में, कहीं ना कहीं हमारी सियासी वाबस्तगियों में कोई ना कोई ऐसा मसला आ रहा है कि हमारी जो रून साहब को इसके बाद आपने तज्जिया निगार के तौर पे बिठाना है ना, जो अच्छी बातें करे, जो अच्छी बात करे उसको तज्जियाकार बना दे, जो अच्छी बात करे वो तज्जियाकार की, जो मुफाहमत की बात मैं तो चाहता हूँ कि ये लोग धारे में शामिल हो। देखे कल भी मैंने कहा था, यकजहती ट्रेन चल रही है 22 अप्रैल के बाद, पहलगाम के बाद। हाँ, हर स्टेशन से सवारियां बैठ गई, हुकूमत उतार देती है ना, हुकूमत इनको, रजा भाई हुकूमत जबरदस्ती उतार रही है, रजा भाई हुकूमत जबरदस्ती उतार रही है। मैं तो कह रहा हूं बैठो यार, जबरदस्ती हुकूमत उतार रही है, लेकिन मुल्क के लिए तो बैठेंगे ना। रजा भाई हुकूमत जबरदस्ती उतार रही है, इनको पुशबैक कर रही है, धक्का देकर नीचे फेंक रही है। नहीं, शायद भाई को कोई नहीं उतार सकता, ट्रस्ट मी, यकीन माने कि धक्का देकर उतार रही है। दुख होता है कि ये टाइम पे जब सब इकट्ठे हो सकते हैं, उतार कोई नहीं सकता। आप क्या कह रहे थे? मैं भूल गया, बस छोड़। आप कह रहे तजिया कर, लेकिन जो अच्छी बात करे उसको अंडरस्टैंड किया करें, उस पे अमल।
जो इन्होंने कुव्वत या हुव्वत अवाम का बोला ना, हाँ। जो अवाम के पास इख्तियार होगा, हाँ। वो तो 8 फरवरी को अवाम ने अपने जो वोट का इस्तेमाल किया, मुत्तफिक हूं। और फिर 9 फरवरी को जो उसके साथ हुआ, तो उसमें करदार साहिबा जैसे लोग जो हैं वो आज असेंबली में बैठे हुए हैं। वो रिजर्व सीट पे गई, वो आपके इलेक्शन थोड़ी करके, तो रिजर्व कैसे आते हैं? वो जो जीती है बस उस्मा कारदार की जात के अलावा आपके पास कोई नहीं है बात करने को, कोई एक बात आपको। उस्मा साहिबा क्यों गुस्सा टॉलरेट कर किया रही करें है? इनको थोड़ा सा। मैंने कोई गलत बात की है? नहीं, उस्मा साहिबा लेकिन रिजर्व टॉलरेट सीट पे कैसे आई है कि सब फॉर्म 47 के जरिए आए, मरियम नवाज से शुरू हुई बात, तमाम एमपीएज 15-20 छोड़ के 90-100 हमारे काट के इनको दे दिए, ये एमपी इलेक्ट हो गए, और उन इलेक्टेड के ऊपर आपका कोटा बनता है, और उस कोटे के ऊपर उस्मा कारदार जो है वो रिजर्व सीट के एमपी बन गई है। ये तरीकाकार है। थैंक यू वेरी मच रजा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम सर, बहुत शुक्रिया आपका। उस्मा कारदार तुम सारों पे भारी है। उस्मा साहिबा थैंक यू फॉर टाइम, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। नाजरीन, मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि इन दिनर पॉलिटिकल शोज के अंदर भी सिर्फ सोल्यूशन की जानिब जाया जाए। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी नीड। आई होप इन अ कुछ सैनिटी प्रिवेल करे, दोनों इतराफ से बैठकर बात की जाए। रीजन कि ये 25 करोड़ पाकिस्तानियों का मुल्क है, ये तहरीक इंसाफ का, पीपल्स पार्टी या नून लीग का मुल्क नहीं है, किसी एक सियासी जमात का मुल्क नहीं है, मेरा मुल्क है। हम 25 करोड़ पाकिस्तानियों का मुल्क है, एंड वी वांट सोल्यूशन आउट ऑफ दिस सिचुएशन। हम स्टक हो गए हुए हैं, ज़हनी तौर के ऊपर लोग आगे नहीं चल पा रहे। वी नीड टू मूव ऑन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।